अक्षरधाम मंदिर इस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक पहुंचे हुए हैं। साथ में पत्नी अक्षता भी उनके साथ मौजूद हैं और इसके बाद उनकी रवानगी राजघाट की तरफ होगी। 8:15 पर राजघाट पहुंचने का सिलसिला इन तमाम प्रतिनिधियों का रहेगा। तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे जहां बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और देखिए, G20 का ये मंच जब सजा तो राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा लगा और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशंस हुए। कुल 112 प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है, जिस पे ये तमाम देश एकजुट हुए हैं, जिसमें परमाणु हथियार से लेकर के इसके साथ ही कई अहम फैसले थे। शांति बहाली हो, यूक्रेन का मुद्दा हो, अफ्रीकी यूनियन को मान्यता देना हो, उनको सदस्य बनाना हो, इन तमाम मुद्दों पर वहां डिस्कशन हुआ। और आज G20 का दूसरा दिन है जहां मंच पर ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हुए हैं और तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है कि वहां सुरक्षा के कैसे इंतजाम। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। अब यूके देवनाथ सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अगर मैं मुख्यतः ये समझने की कोशिश करूं कि G20 के पहले दिन क्या वो तीन बातें, बहुत संक्षिप्त में सर मुझे उत्तर दीजिएगा, 1, 2 और 3, ये तीन बातें हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख रही है जिसमें साझेदारी हुई है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 का एक अभिन्न मित्र बना लिया है। अब अफ्रीका के लोग भी दुनिया के दूसरे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ जो हो गई है वो हो गई है कि भारत से शुरू कर UAE, सऊदी होते हुए जॉर्डन और इजराइल तक एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर की शुरुआत होने जा रही है। यानी अब हम, चीन ने जो BRI बनाने की कोशिश की थी, चीन से लेकर यूरोप तक, हम उसका ना सिर्फ टक्कर दे रहे हैं वरन चीन का जो BRI है उसकी थोड़ी सी शायद हवा भी निकाल रहे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो गई हैं, मैं अपने पर्सनल लेवल पे एक चीज़ बनाना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है महिलाओं के शक्तिवर्धन के लिए। महिलाओं और बच्चियों को किस तरह से जीवन में अग्रसर करके उनको उनकी भागीदारी एक देश के और या विश्व के पटल पर बढ़ाई जाए। ऐसा टारगेट स्थापित किया गया है कि आने वाले दशकों में महिलाओं की और बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई होगी, शिक्षा होगी, उससे कैसे उनको बड़े बड़े ट्रेड इंडस्ट्री में एक लीडरशिप रोल मिले। यानी हम उस दुनिया की तरफ देख रहे हैं जहां महिलाएं बड़े बड़े MNCs की, बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स होंगी, CEOs होंगी। जी बिल्कुल। DK पांडे सर, मैं आपसे भी यही बात समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि यूक्रेन के मुद्दे पर क्या कुछ सहमति बनेगी और फिर ग्रीन डील, इसको लेकर के भी यहाँ पर सहमति बनी है। तो क्या लग रहा है कि ये जो मंच है, तमाम देश यहाँ मौजूद रहे, क्या स्थिति यूक्रेन और रशिया की आपको सुलझती हुई दिख रही है? क्योंकि अगर सर ऐसे मंच पर भी ये तमाम मुद्दे नहीं सुलझे तो ये सिर्फ बात यूक्रेन या फिर रशिया की नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मज़ेदार चीज़ रही, यूक्रेन और रशिया का मुद्दा तो आना ही था, क्योंकि शुरू से ही ये सब इस पर संदेह कर रहे थे कि क्या हम वो जो दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट निकाला गया वो निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये रही कि सबने भर्त्सना की कि यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी सीधे नहीं की गई है, लेकिन सबने भर्त्सना की कि जो यूक्रेन में जो लोगों की जान जा रही है, लोग हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो उचित नहीं है और उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा गया कि रूस युद्ध बंद कर दे या यूक्रेन जो है वो हथियारों का प्रयोग न करें। ऐसे सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में नहीं रखा गया। तो ये बताता है कि आवश्यकता ये थी कि जो मतभेद हैं आपस में सदस्यों के, वो बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ थे, उनको काबू पाना बड़ा मुश्किल था। और अमिताभ कांत के एक NDTV पे इंटरव्यू के हिसाब से उन्होंने बता रहे हैं कि 200 से अधिक घंटों का इसमें प्रयास किया गया, उसके बाद भी ये डॉक्यूमेंट रिलीज हो पाया। तो बताता है कि किस प्रकार से भारत ने प्रयास किया और सबने, मतलब वो आखिर में जो चर्चा की गई वो ये कहा गया कि जब मतभेद नहीं उभर रहे थे तो उनको बोला गया कि आप अपने प्रमुख से कहिए कि हमारे प्रमुख से बात करें। यानी कि जिस देश को दिक्कत है, उस देश के जो हेड हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी आए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से बात करें। और आप विश्वास करेंगे किसी के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बात नहीं की। तो ये दो बातें बताता है। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट वादिता और उनकी सही अप्रोच
जो मानव सेंट्रिक है, मानव प्रेरित है, मूल्य पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है, और वो सभी का विकास पे जो ध्यान देती है, उसके ज़बरदस्त चमक के बीच में छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही स्वतः समाप्त हो गई। और दूसरा, भारत का जो बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी प्रयास है बायोफ्यूल पर भी जो हुआ है, और बायोफ्यूल के बारे में अभी और डिटेल्स अभी जो आ रहे हैं उसके हिसाब से 2030 तक हमको बायोफ्यूल के प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि 2050 तक बायोफ्यूल को हम पूरा अडॉप्ट कर लें और दूसरा जो कमर्शियल फ्यूल है उसको छोड़ दें। तो अभी काफ़ी दिल्ली दूर है, लेकिन एटलीस्ट हमने पहला कदम तो बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास तो आप करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के सर आज से बात नहीं हो रही है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, पेट्रोल डीजल्स, ये ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन विश्व को साथ आना पड़ेगा। एक वैश्विक विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। त्रिपाठी सर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक मंच पर हैं, साझेदारी हमारे बीच हो रही है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत को आपने कितना बदलते हुए देखा है। ये मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाह रही हूँ कि एक लंबा अनुभव आपका है सर, 75-76 साल में जब से आज़ादी देश को मिला है, भारत के मान और सम्मान में वृद्धि को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आक्रामक लोग यहाँ पर पहुँचे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से विदेशों का यहाँ पर हस्तक्षेप रहा, उसके बाद पूरी स्थिति भारत की बदल गई। फिर आज़ादी मिलती है, 76 वर्ष हो चुके हैं, भारत कितना बदला है सर आपके चश्मे से? देखिए, एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बताऊंगा कि जब मैं छात्र था तो इलाहाबाद से दिल्ली आने में 18 घंटे लगा करते थे, आज 6 घंटे लगते। हम जहाज़ को देख के, प्लेन को देख करके सोचते थे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, किताबों में पढ़ते। आज वो चीज़ नहीं, आज भारत का हर 5वां व्यक्ति प्लेन में सफ़र कर रहा है। 1993 में दूसरे देश कैसे देखते हैं हमको। 1993 में जब मैं हंगरी में गया तो हंगरी में एक स्कूल में एक 10th क्लास के छात्र ने क्वेश्चन आंसर में पूछा कि क्या भारत में अभी भी लोग बैलगाड़ियों से ही चलते हैं या कारें भी हैं। ये आप सर कब की बात कर रहे हैं? 1993, 93 की बात कर रहे हैं। ये जो है, ये परसेप्शन तभी भी यूरोप में भारत के लिए था। और जब हमने उनको बताया कि दिल्ली में कम से कम 50 लाख गाड़ियां हैं जो पेट्रोल या फ्यूल डीजल है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो ये परसेप्शन धीरे धीरे बदला। इवन डिप्लोमेटिक पार्लर में भी ये परसेप्शन होता रहा था। अब क्या है कि अब लोग भारत के साथ जुड़ने में अपना गर्व का अनुभव फायदा भी महसूस करते हैं। लोग सोचते हैं कि भारत के साथ हम जुड़ेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, भारत के साथ हम जुड़ेंगे तो हम कुछ सीखेंगे। ये चीज़ जो सीखने की बात है, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिया पश्चिम के सोच में। अब पश्चिम ये कहता है कि भारत तो डिजिटल इकोनॉमी में सबसे आगे है, भारत तो स्टार्टअप में सबसे आगे है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में भले चीन आगे है लेकिन क्वालिटी में भारत आगे है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक पूरे का पूरा गैमेट, जो पूरे का पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो गया है भारत के प्रति नजरिए में। यानी इन 76 वर्षों में सर मुझे लगता है कि 360 डिग्री का बदलाव ज़रूर है। और यही वजह है कि इकोनॉमी के लिहाज से भी सर कहा यही जा रहा है कि कहीं इधर उधर अगल बगल झांकने की ज़रूरत नहीं है। अगर झांकना है आपको तो भारत की तरफ झांकिए, क्योंकि इकोनॉमिकल वृद्धि या जो ग्रोथ होने वाला है वो सबसे ज़्यादा भारत में होने वाला है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। सुबह 8:15 से राजघाट पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। लीडर्स लाउंज में पीस वॉल पर हस्ताक्षर करते हुए ये मेहमान आपको नजर आएंगे। सुबह 9 बजे महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। सुबह 9:20 से मेहमान भारत मंडपम के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर वो पहुंच जाएंगे। ये क्या कुछ मिनट टू मिनट आज का कार्यक्रम है, ये हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10:15 पर साउथ प्लाजा में पौधारोपण समारोह होगा, जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष शिरकत लेंगे। राजघाट आपको सीधा लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी आयुष इस वक्त मेरे साथ वहां से जुड़ गए हैं। आयुष, वहां पर कैसी तैयारी है, क्योंकि ऋषि सुनक तो इस समय अक्षरधाम में मौजूद हैं। क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला, सिक्योरिटी के लिहाज से भी क्या तस्वीर है? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले सिक्योरिटी की तस्वीरें दिखाते हैं। आप जहां से नज़र दौड़ाएं, यहां से लेकर पूरा ये जो रास्ता है ब्लॉक कर दिया गया है,
किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, और जब मैं किसी को कहता हूं तो किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, सिवाय जो लोग सुरक्षा से जुड़े हैं उनको ही जाने की इजाज़त है। और आप देखिए, लोकल पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं, और पुलिस की कई टीमें यहाँ पर तैनात है। तमाम लोगों को यहाँ से वापस किया जा रहा है। देखिए, एक गाड़ी यहाँ पहुंची है, पुलिसकर्मी जो है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है, पुलिस के ही ये दरअसल लोग हैं, उनको भी वहाँ बताया जा रहा है कि आगे आप लोगों को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई। ये यहाँ से रास्ता सीधे राजघाट की तरफ जाता है, और 8:15 से लगभग अब से 40 मिनट बाद वो कवायद शुरू हो जाएगी, जब डेलीगेट्स पहुंचेंगे, जब राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कल ही जा चुके हैं, तो बाकी 18 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। ऋषि सुनक, जैसा आपने बताया शिखा, कि अक्षरधाम मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद वो सीधे राजघाट पहुंचेंगे, बापू को श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद 9 बजे से लेकर 9:20 तक दरअसल वहाँ भजन कार्यक्रम होंगे। भजन सुनेंगे राष्ट्राध्यक्ष, और बापू के संदेशों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही दरअसल कई बड़े देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वक्त वक्त पर बापू को श्रद्धांजलि देते राजघाट पहुंचते रहे हैं। आइजनहावर जो प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, वो पहुंचे। हो ची मिन जो वियतनामीज लीडर रहे, वो अपने वक्त पर यहाँ जा चुके हैं। और बापू का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में, एक सत्याग्रह का संदेश, अहिंसा का जो संदेश है, उसको पूरी दुनिया जानती है। उसी को समझने के लिए, उसी को देखने के लिए हैं बापू के उन तमाम बातचीत से, तमाम बातों से जिसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो राजघाट पूरी तरीके से तैयार है। आयुष, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक प्रिया से क्विक रिएक्शन भी ले लेते हैं कि अक्षरधाम में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हलचल है। प्रिया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी शिखा, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से ही दिखा देते हैं शिखा कि यहाँ पर किस तरीके से हलचल है, और हमारे बहुत क्विक अपडेट चाहिए मुझे प्रिया, मेरे साथ मेहमान वहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए जो सिक्योरिटी में जो ऑफिसर्स हैं। शिखा, आपको आवाज़ आ रही है शिखा? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है शिखा। वहाँ पर आपको नजर आएगा सिक्योरिटी में जो ऑफिसर्स है। ये सुपर एक्सक्लूसिव भारत 24 इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि यहीं पर हमें अब से कुछ देर पहले ऋषि सुनक भी नजर आए थे। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और यहीं पर दरअसल यहाँ से वो निकलेंगे। और यहाँ पर देखिए हलचलें बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो तस्वीरों में शिखा हमें भी नजर आ रहा है वो ये कि यहाँ पर जो उनकी सिक्योरिटी में तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे तस्वीरों में। और देखिए वहाँ पर चहलकदमी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त शेष नहीं है। ऋषि सुनक अंदर मौजूद हैं, पूजा अर्चना चल रही है, और मुझे लगता है कि बस कुछ मिनटों का इंतजार हमें करना होगा। और इसके बाद ऋषि सुनक जब यहाँ से रवाना होंगे राजघाट के लिए, जहाँ पर आयुष उसका मैं मौजूद रुख कर लेती हूँ। है, एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीर अच्छे से दिखा दे। और आपने जैसे कि कहा कि ऋषि सुनक भी आपको यहाँ पर नजर आए, अंदर इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। स्वामी नारायण की यहाँ पर विराजमान है और उनकी पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है। यहाँ सिक्योरिटी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अंदर आपको नज़ारा अक्षरधाम का दिख रहा है, वहां पर सिक्योरिटी आपको तैनात दिख रही है। ठीक यहीं पर ऋषि सुनक इस वक्त मौजूद हैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ, और अब से कुछ ही देर बाद ऋषि सुनक की रवानगी यहां से हो जाएगी। राजघाट तमाम राष्ट्राध्यक्षों को पहुंचना है, जहां बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहां एक कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद रवानगी हो जाएगी। सुबह 10:30 बजे से वन फ्यूचर पर तीसरा सेशन दरअसल है। दोपहर 12:30 बजे से द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी। तीसरे सेशन के बाद मेहमानों की वापसी शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें फिलहाल एक्सक्लूसिवली आप भारत 24 पर देख रहे हैं, जहां ऋषि सुनक मौजूद है। और देखिए, भारत आने को लेकर के ऋषि सुनक काफी एक्साइटेड पहले से ही थे। विनोद सर, मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक ने हिंदू होने पर क्या कुछ कहा था भारत पहुंचने से पहले, अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day. So I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day.
देखिए विनोद सर, अब मैं विनोद जी आपका रुख करूंगी। अब आगे बचा क्या है कहने के लिए, क्योंकि जिसे अपने मूल पर, जिसे अपनी जड़ों पर इतना भरोसा, इतना प्यार हो, और इससे भी बड़ी बात जो ऋषि सुनक कह रहे थे, उन्होंने किसका नाम नहीं लिया? जन्माष्टमी का उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने रक्षाबंधन का जिक्र कर दिया, हिंदुत्व का जिक्र कर दिया। ये वाकई बहुत गौरवान्वित करता है और मुझे तो बिल्कुल गूज़बम्स आ जाते हैं जब भी मैं ऋषि को इस तरीके से सुनती हूँ। तो वाकई ये बहुत गौरवान्वित पल है विनोद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला पल है। लेकिन मैं इसमें फिर एक दूसरी बात कहूँगा। मैं इस पूरी ऋषि सुनक की बात पर मैं उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को नमन करना चाहूँगा कि वो 3 जनरेशन बाहर रहने के बाद, इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, मैंने रक्षाबंधन मनाया और मैं जन्माष्टमी मनाना भूल गया, इस बात का रिग्रेट है, तो निश्चित तौर पर उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरह से की गई है, वो माँ बाप बहुत संवेदनशील रहे हैं और अपने धर्म के लिए बहुत न केवल जागरूक रहे हैं बल्कि उनको अपने उस पर प्राइड रहा है। हम भारत में देखते हैं बहुत सारे लोग अपने त्योहारों को लेकर के या जो हिंदू चिन्ह है, हिंदू वो हैं, उन पर कई बार उनको झिझक महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो उत्साह ऋषि सुनक में दिख रहा है, मुझे वो इस बात का वो है कि मुझे ये लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपने परिवार या अपने गांव घर से दूर रहता है और अपना जो उसका परिचय है उसको देखने के लिए अगर मिलता है तो वो बहुत उत्साही रहता है। तो उसी तरह का उत्साह ऋषि सुनक में दिख रहा है। कितना इंस्पिरेशनल है तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ भारत से बाहर रह रहे हैं, अपनी धरती को मिस कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेरणा है। आपको सीधा प्रिया के पास ले चलते हैं। प्रिया, आप तस्वीरें दिखा रही हैं। बिल्कुल शिखा, देखिए क्योंकि ऋषि सुनक अब से कुछ मिनटों के बाद निकल जाएंगे। वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ है और हम जो तस्वीरें वहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पर लग चुकी है और बस कुछ देर का इंतजार, उसके बाद ऋषि सुनक यहाँ से रवानगी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ नजर आई है। यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और देखिए वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरीके से तैयारी से, पहले हमें ब्लैक गाड़ी भी नजर आई थी जिसमें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी वहाँ से मौजूद थी। और अब क्योंकि अक्षरधाम का जो, अगर हम प्रेमाइसिस की बात करें तो वो काफ़ी बड़ा है, उस पूरे एरिया के बाद वो वहाँ से निकलते हुए जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लग चुकी है और उसके बाद ऋषि सुनक बस कुछ मिनट के बाद, देखिए उस तरफ तस्वीर, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी, ये एक्सक्लूसिवली भारत 24 तस्वीरें दिखा रहा है। ऋषि सुनक यहाँ से रवाना हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर से ऋषि सुनक की वो गाड़ी, वो बीच में ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर एक तरफ ब्रिटेन का झंडा, एक तरफ भारत का झंडा नजर आएगा, वहां से ऋषि सुनक की गाड़ी आगे की तरफ निकलती है और यहाँ से ITO के रास्ते से ऋषि सुनक यहाँ से रवाना होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जूम करके वो गाड़ी दिखाएं, क्योंकि ऋषि सुनक अब यहाँ से निकल रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव भारत 24 अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहा है ITO की तरफ उनकी रवानगी और यहाँ से अब वो राजघाट जाएंगे। मंदिर में पूजन दर्शन करने के बाद ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये सीधा जो रास्ता है वो लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है और दूसरी तरफ ITO की तरफ जाता है। यानी यहाँ से राजघाट तक पहुंच रही है। यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पूजा अर्चना, देखिए बहुत क्लियरली यह विजुअल देख पा रहे हैं, ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। ऋषि सुनक इस वक्त अक्षरधाम से रवाना हो चुके हैं। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रिया मेरी सहयोगी आप तक पहुंचा रही हैं। अक्षरधाम से उनकी रवानगी हो चुकी है राजघाट की तरफ और अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की ऋषि सुनक ने, साथ में पत्नी अक्षता वहां पर मौजूद थी। और अब आगे का कार्यक्रम है, क्योंकि 8:15 पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचने वाले हैं। ऐसे में यहां से रवानगी हो चुकी है ऋषि सुनक की और अब से कुछ ही देर बाद राजघाट वो पहुंच जाएंगे। सुबह 9:20 पर नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज में पहुंचने वाले हैं। 9:40 से 10:15 तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों का आगमन होगा, जिसके बाद सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। त्रिपाठी सर, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, त्रिपाठी सर मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले देवनाथ सर मैं एक क्विक रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ। आज जो अब अगला सेशन होने वाला है उसको लेकर के कैसे ये जो तमाम देश हैं वो एकजुट होंगे, क्योंकि जो हमने वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन नेशन, इन तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, तो अब अगला एजेंडा क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर मैं एक बार ये तस्वीरें दिखा देती हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। ये देखिए, ये तस्वीर आप ऋषि सुनक को इस वक्त आप देख रहे थे और लगातार ये तस्वीरें भारत 24 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। यहाँ आपको वो बैठे नजर आ रहे हैं, पीछे मैं देख पा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं क्या सर? देखिए यहाँ से उनकी रवानगी हो चुकी है और राजघाट की तरफ वो रवाना हो रहे हैं। अक्षरधाम से गुजरता हुआ ऋषि सुनक का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ राजघाट की तरफ यहाँ से मुड़ जा रहा है और आगे राजघाट में बापू को नमन करने वाले हैं ये तमाम लोग।
जो राष्ट्राध्यक्ष जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके बाद आगे जो सेशन है उसे आज चलाया जा रहा है, क्योंकि G20 सेशन आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष इनकी वापसी आज होने वाली है, लेकिन उससे पहले हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।